नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नूंह की पुन्हाना विधानसभा सीट में लगी सियासी चौपाल में आपको ले चलेंगे, जहां की जनता बुनियादी विकास के लिए तरस रही है। उसके बाद विवेचना में चर्चा बीजेपी के दागी हुए अपनों की। विधायक जी कैसे रहे सेगमेंट में जगाधरी विधानसभा के विधायक कंवर पाल गुर्जर का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और अंत में आपकी विधानसभा में बात विवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फूका चुनावी बिगुल। रैली में कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। 6 जिलों की 23 सीटों पर साधा समीकरण। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर बोले वित्त मंत्री जेपी दलाल, कत्ल के केस में भी मिल जाती है जमानत। न्यायिक मामले में राजनीति न करे आम आदमी पार्टी। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भटौली, हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव देव समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने महिलाओं पर दिया विवादित बयान। विवादित बयान को कांग्रेस की महिला नेता श्वेता और अनीता झुंझ से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले भी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं जयप्रकाश। कांग्रेस के बागियों पर इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला का बयान। बोले टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में मची भगदड़ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जिम्मेदार। प्रदेश में न कांग्रेस और न बीजेपी की बनेगी सरकार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी शुरू करेगी महाजनसंपर्क अभियान। रविवार से पंचकुला के 230 बूथों पर 6000 कार्यकर्ता कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जनता को कराया जाएगा अवगत। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे प्रत्याशी। रेवाड़ी की बावल सीट से जेजेपी उम्मीदवार रामेश्वर दयाल ने संभाला मोर्चा। इलाके के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी पर साधा निशाना। पृथला से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया को पृथला ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने दिया समर्थन। रघुवीर तेवतिया ने कांग्रेस की जीत का किया दावा। बोले सरकार बनने पर गांव के विकास के लिए सरपंचों को देंगे खुली छूट। हरियाणा के नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा में पुन्हाना और पिनगवा ये 2 शहर और कस्बे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। विकास के पैमाने में ये विधानसभा क्षेत्र खासा पिछड़ा है। सड़कें बदहाल हैं, बिजली, पानी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मामले में लोग परेशान हैं। मतलब ये कि पुन्हाना की जनता अभी तक बुनियादी सुविधाओं की बांट जो रही है। अपनी इन्हीं दिक्कतों को लेकर स्थानीय जनता ने चुनावी चौपाल लगाई है। आपको वहीं ले चलते हैं। हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए अब सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब नामांकन में सिर्फ 1 दिन का समय शेष बचा है। इस समय हम पुन्हाना अनाज मंडी में हैं। पुन्हाना अनाज मंडी में हमारे साथ आड़ती हैं, व्यापारी हैं, पल्लेदार हैं, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पुन्हाना का विकास हुआ या नहीं हुआ। कई पार्टियों की सरकारें हरियाणा में रही। प्रधान जी, पुन्हाना में विकास की अगर बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज की समस्या है, अनाज मंडी की भी आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, गोदाम आपके पास नहीं है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? पुन्हाने में कोई विकास नहीं हुए। पुन्हाने की रोड इतनी खंजर भरे, 2-2, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। आना भी दुर्लभ होता है और जाना भी दुर्लभ होता है। आने में भी लोग हचकोले खाते हैं और गिर पड़ते हैं। ये पुन्हाने की रोडों की समस्या है। रही यह अनाज मंडी की समस्या है, आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे भाजपा की आई, चाहे इनेलो की आई, वेयर हाउस आज तक भी नहीं बन पाया इन लोगों से। या क्या काम करेंगे जीतने के बाद? कुछ नहीं करते, केवल अपना ही काम करते हैं ये लोग। बाकी बहुत सारी दयनीय है। पानी आज तक कस्बे में ऐसे खड़ा है जैसे कितने अंबार खड़े हैं।
आप आज कस्बे की हालात देखो कि 6-6 फुट के गड्ढे पड़े हैं कस्बे के अंदर। और हाँ, और 8 दिन की जो हमारी जो कमीशन है वो भी भाजपा सरकार ने घटा दिया, जो जिसके कि हमारे बच्चे पलते। इससे तो ये मेवात से ही भगा दे तो बढ़िया। क्या है इस मेवात में? कोई काम नहीं है, धेले का भी ना काम किया, ना हमें होने की उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं, आपको कौन सी पार्टी की सरकार अच्छी लगती है, क्या क्या कहेंगे? हमें पार्टी सरकार सारी बढ़िया लगती है, पर जो काम करेगी वो हम उसके साथ हैं हमारा तो। और फिर भी आपने सभी पार्टियों की सरकारें देखी हैं, आपके हिसाब से कौन सा ठीक है या नया होना चाहिए? नया बनाना ही क्या है, पर इसमें कुछ दम वाली बात तो होती नहीं। सब नेता आते सब कह के चले जाते ये काम होगा वो होगा, पर हमें उम्मीद कम है इन लोगों से। और हमारे साथ कुछ वोटर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर पुनाना की हम बात करें तो कौन सा नेता और कौन सी पार्टी आपको? बीजेपी पसंद है भाई हमको तो। बीजेपी में हर आदमी को दर्जा दिया, लेकिन रोड रोड टूटे पड़े हैं, वो तो दोबारा बन जाएंगे सरकार बनने पर। अगर रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार मिला? युवा को कोई रोजगार ना मिला, फिलहाल युवा बेकार हुए पड़े हैं। और हमारे साथ कुछ वोटर हैं, आप कैसे देखते हैं, किसको पसंद करते हैं आप? पसंद की तो ऐसी बात है जी, ये तो लोकल आदमी को पसंद करेंगे, पर लोकलों ने काम तो आज तो कोई भी नहीं किया जी। बड़कली से लेकर आप होटल तक की जाओ, कोई भी बंदा जल्दी से जाने को तैयार नहीं है जी। अब कोर्ट होकर जाते हैं लोग, ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ बढ़िया, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। पलवल जाना पड़ता है, कोसी जाना पड़ता है, पल्लमगढ़ जाना पड़ता है, क्या सुविधा है जी? यहाँ से तो लोग बाग तंग आ चुके हैं जी। पुनाना से रईस खान और मोहम्मद इलियास एमएलए बनते हैं, इन्होंने विकास किया? इन्होंने भी कोई विकास नहीं किया जी। तो क्या मन है आपका इस बार, कोई तो नया? तो जब भी इनमें से जाएगी तो मोहम्मद इलियास को जाए तो रईसा खान को जाएगी। पुनाना विधानसभा में भले ही विधायक के तौर पर चेहरे बदलते रहे, लेकिन पुनाना नहीं बदला। आज भी यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज की बड़ी समस्या है, विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कासिम खान, टीवी 24, न्यू मेवात। भारत को आजाद हुए 7 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, हम चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन अफसोस होता है कि 21वीं सदी में हमारे चुनाव में मुद्दे, बुनियादी जरूरतें यानी कि बिजली, सड़क और पानी अभी भी बने हुए हैं। अब विवेचना की बात है। हर राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं और नेताओं से ही बल पाता है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही दिन रात एक करके पार्टी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब नाराज होके यही बाकी हो जाएं तो पार्टियों को लेने के देने पड़ जाते हैं। हरियाणा में सियासी दलों के सामने कभी अपने रहे, लेकिन अब बागी हो चुके ऐसे ही नेता मुसीबत बनकर खड़े हुए हैं। टिकटों के बंटवारे से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले हर दल में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी। इसलिए आज विवेचना इसी मुद्दे की कि टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले बागी नेता बीजेपी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। अपनों की बगावत क्या बीजेपी को पड़ेगी भारी? टिकट बंटवारे से पहले बगावत का अंदाजा क्या नहीं लगा पाई बीजेपी? बागी उम्मीदवारों के प्रति क्या जनता में होगी सहानुभूति? रूठों को मनाने में कितना कामयाब हो पाएगी बीजेपी? बीजेपी की 67 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ ही बगावत का आगाज हो गया। पहली लिस्ट में 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए गए। बीजेपी ने 40 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए। टिकट नहीं मिलने से नाराज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण नापा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा और सतीश खोला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के मौजूदा विधायक टिकट कटने के बाद बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। टिकटों की घोषणा के साथ ही नेताओं और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया। कुछ ने तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी पसंद की सीट से नामांकन तक दाखिल कर दिया है। मतलब ये कि पूर्व में अपनी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इधर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती और उधर इस्तीफों की झड़ी लगती। अब इस बगावत के चलते प्रदेश की 90 सीटों में से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं। पार्टी पहले ही एंटी इनकम्बेंसी का दंश झेल रही है। दूसरी तरफ टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी की उलझनों में और इजाफा कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी
विप्लव कुमार देव ने रोहतक स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठकें की और नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश के 4 बड़े नेताओं को सौंपी गई, जिसमें सीएम सैनी भी शामिल है। बगावत का परचम बुलंद किए नेता किन प्रमुख सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइए उन पर एक नजर डाल देते हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बीजेपी ने इस सीट पर दोबारा से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में उतारा। सावित्री जिंदल और जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंत में कमल गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। अब इन दोनों ही बागी नेताओं ने बीजेपी के लिए यह सीट जीतना मुश्किल कर दिया है। सावित्री जिंदल इस सीट से कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं और उनकी अपनी सियासी पकड़ है। रनिया विधानसभा सीट से विधायक और सैनी सरकार में बिजली मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला का बीजेपी ने टिकट काट दिया। पार्टी ने उनकी जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दिया। खबर है कि रणजीत चौटाला को बीजेपी ने डबवाली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2019 में भी जब कांग्रेस ने उन्हें रनिया सीट से टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय लड़कर विधायक चुने गए थे। रणजीत चौटाला से बैर लेना रनिया में बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उधर रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा को टिकट कटने का दंश ऐसा चुभा कि पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी क्षेत्र से किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर और गुरमीज बाजीगर ने भी बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। अब नेताओं की पार्टी छोड़ने से रतिया सीट का समीकरण भी बीजेपी के लिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात रौदौर विधानसभा सीट पर भी बन गए हैं, जहां पार्टी से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि सीएम सैनी उन्हें मनाने के लिए खुद उनके घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान कंबोज के तल्ख तेवरों ने मीडिया की खूब सुर्खियां बनवाई। बरवाला विधानसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद पार्टी के जिला सचिव और पार्षद महंत दर्शन गिरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस तरह बरवाला सीट पर भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई। इसी तरह सफीदो विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक जसवीर देशवाल को इस बार टिकट मिलने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सभी की तरह जसवीर देशवाल भी बाकी रहे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और बीजेपी को ही चुनौती दे रहे। उकलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा गैदीपुर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उकलाना में सीमा गैदीपुर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उधर तोशाम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस से आई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसी सीट से बीजेपी से पूर्व विधायक शशि रंजन परमार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन श्रुति चौधरी के नाम पर मोहर लगने के बाद वो नाराज हो गए। सोनीपत सीट से टिकट मांग रही पूर्व मंत्री कविता जैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि निखिल मदान को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद कविता जैन अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कविता जैन के पति राजीव जैन ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। महम विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग रही राधा अहलावत की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब राधा अहलावत भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रही है। कोसली विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए सुनील राव जब निराश हुए तो बीजेपी छोड़ आप में शामिल हो गए। इसी तरह समालखा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक, रेवाड़ी से डॉक्टर सतीश खोला और सन्नी यादव, थानेसर से जय भगवान शर्मा, गुरुग्राम सीट पर बीजेपी उपाध्यक्ष जीएन शर्मा, रोहतक की घड़ी सांपला किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा भी टिकट न मिलने पर बागी रुख अख्तियार किए हुए। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो बागियों की संख्या है, क्या लगता है ये बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखो जी, जो ये बागियों की संख्या है, ये सारे के सारे बागी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब बीजेपी भी एक कोई टिकट देती है, सारे बागी जो आजाद खड़े हुए हैं, इन्होंने बीजेपी का खेल तो डगमगा दिया है। हमारी नजर में तो बीजेपी का तो बिल्कुल एकदम पल्ला साफ है, हरियाणा से कुछ है ही नहीं इनके पास। अब लोकसभा चुनाव में जितने भी बागी थे सब लोकसभा चुनाव में एक साथ होकर लड़े थे, बट अब जब भी हमारे हरियाणा में आप देख सकते हो 5-5 सीटें मिली थी दोनों की। अब तो सारे बागी जो बीजेपी से अलग हो गए, उससे तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा।
बीजेपी का डामाडोल है एकदम से। ये नहीं मानेंगे जी, कैसे भी मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के वो भी आ लिए हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी आ लिए हैं, और भी बड़े बड़े नेता आए हैं इन्हें मनाने के लिए। कोई मानने के लिए तैयार है ही नहीं कैसे भी। बीजेपी को बहुत भारी नुकसान है, बहुत भारी, इतना भारी नुकसान है। बीजेपी एकदम सूपड़ा साफ है हरियाणा से। ये तो देखो जी, जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं क्षेत्र में, सबके सब जो नुकसान पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ भी ये जितने कैंडिडेट हैं ये सब एक साथ थे, सब बीजेपी के थे, इन्होंने बीजेपी की मदद करी। फिर भी हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी एक साइड और ये सारे एक साइड, फिर भी हम 7,000 वोटों से इनको हरा के हम आगे निकले, जीत के आए। अब तो ये फिर भी बच गई। भाजपा मना देगी, भाजपा ने नहीं मनाए, आए थे मनाने के लिए लेकिन नहीं माने। मानेंगे कैसे, ये भी अब बहुत टाइम से लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी टिकट तक की, अब ये रोने लग गए। नुकसान तो भाजपा का ही होगा पूरा का पूरा। जनता किस नजरिए से देख रही है? जनता तो जी देखो ऐसे देख रही है कि जनता तो उनकी तरफ देख नहीं रही, जनता देख रही है चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ। झटका तो देखो जी देंगे, क्योंकि उस दिन से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी के पास में, उनके पास जितनी वोट है वो बीजेपी की है। जो कांग्रेस की जो वोट है हमारे विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया पे, वो तो हमारी फिक्स है वोट। और जो निर्दलीय जितने भी खड़े हुए हैं उनमें अपना फार्म भरा है, तो ये सारी वोट बीजेपी की आपस में ये वोट काट रहे हैं। हमारी कोई वोट नहीं कटी है। हमारा जो आदमी है वो ठोस आज भी है, कल भी है, रहेगा। तो ये जो उम्मीदवार है इनकी संख्या बढ़ रही है, क्या ये चुनाव फंसा सकते हैं? ये हमारा कुछ चुनाव नहीं फंसेगा जी। हम एक तरफा हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी अपने से हल्का से पार लाएंगे। जो बागी है उनको बीजेपी के किस फॉर्मूले से मना सकते हैं? बीजेपी का अब आप देख तो रहेगी, रोज पंचायत चल रही है, कोई कहीं पे रोड आदमी की कोई टिकट काटती है, इनका रोड ये चलता ही रहेगा। और वैसे कुछ नहीं है जी, मामला साफ है इनका। और हमारे भाजपा बहुत बुरी तरह से हारी है पूरे हरियाणा में। तो नेताओं के ये बागी तेवर बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि वो डैमेज कंट्रोल कर ले। आगे बढ़ेंगे और अब विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में बात जगाधरी के विधायक कंवरपाल गुर्जर की। कंवरपाल गुर्जर का जन्म 8 मई 1960 में यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में हुआ। कंवरपाल एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने गांव बहादुरपुर से प्राथमिक शिक्षा पूरी की, फिर यमुनानगर के MLN कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कृषि और समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ समय काम किया, फिर 1989 में राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए और इसी के साथ साल 1990 में बीजेपी के साथ उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई। कंवरपाल गुर्जर 2 बार जिले के महासचिव बने, 3 बार राज्य महासचिव बने। 2019 में जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अकरम खान को 16,373 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2019 में जगाधरी में कुल 38.88% वोट पड़े थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कंवरपाल ने इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को 34,156 वोटों के अंतर से हराया था। उनके 5 साल के कामकाज को क्षेत्र की जनता कैसे आती है, आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव है तो राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं और राजनीति का माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। इसी बीच हम आए हैं आज यमुनानगर के मीराबाई बाजार में, जहां पर लोगों की और खास कर व्यापारियों की भी हम समस्याएं भी जानेंगे, व्यापारियों की राय भी जानेंगे। क्या पिछले 5 साल में उनके विधायक ने क्या क्या काम किए हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहे, कौन से ऐसे काम रहे जो अभी पेंडिंग है। तो बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दुकानदार खड़े हैं, व्यापारी खड़े हैं, आम पब्लिक भी खड़ी है। तो मुद्दे जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे जहाँ रहे हैं। मुद्दे ये है कि बस आज तक जो भी मुद्दे हैं सरकारों ने किया ही नहीं काम हमारा। जो मतलब अब जो हमने ये मार्केट में पूरे मीना बाजार की, मैंने यूनियन की, मीराबाई बाजार के सारे दुकानदारों की मीटिंग बुलाई थी। सब में यही मता पास हुआ कि जो मतलब कि अब कैंडिडेट जो भी खड़े हुए हैं, जो हमें आश्वासन देंगे कि हम इस बाजार के बारे में सोचेंगे, इसकी सड़क बनाएंगे, इसका पानी की निकासी करेंगे, बाथरूम को तैयार करेंगे। हमारे पूरे यमुनानगर की जो मीना बाजार में जितने भी दुकानदार हैं सबकी वोट एक तरफा पड़ेगी। तो देखिए यहाँ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो मेन मुद्दा इन्होंने कहा है
क्योंकि काफ़ी व्यस्तम बाजार है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर शौचालय नहीं है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनको भी खासी दिक्कत होती है। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा बड़ा मुद्दा है? बड़े मुद्दे तो देखो, ये जैसे अब अगर हम अपनी सिर्फ मार्केट का कहें तो यहाँ तो काफ़ी मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। पिछले 20 साल से कुछ काम नहीं हुआ। सड़क भी नाम मात्र ही है, पानी की निकासी नहीं है, शौचालय की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो सरकार ने हमारे को कहा था रजिस्ट्रियाँ करवा देंगे, तो रजिस्ट्रियाँ करवाने के बाद हमारे को हमने अपने फार्म भी भर दिए, उसके बाद आज तक हमारी रजिस्ट्रियों के बारे में हमें बताया ही नहीं गया कि भी होंगी या नहीं होंगी, अगर नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी, कुछ बताते ही नहीं है। ऐसे ही इनके 10 साल निकल गए हैं बीजेपी सरकार के। पिछले जब आई है सरकार, उससे पहले कई वादे किए होंगे, क्या रहा वादे? जितने भी वादे करे थे हमारे बाजार के साथ खासकर, वो तो पूरे नहीं हुए जी। बाकी कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना मेयर ने वादा पूरा किया है, ना एमएलए ने वादा पूरा किया। लेकिन देखो, उम्मीद पे सब कायम है, अभी हम आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन अब हम कोई नई सरकार चाहते हैं, कोई नई सरकार आए, क्योंकि पिछली को तो 10 साल बरत लिया, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। एक बार फिर से घनश्याम जी को टिकट दिया? नहीं, घनश्याम जी को टिकट दिया है, वो उनकी पार्टी का समझ है उनकी। लेकिन हमारी समझ से तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि अब कोई नया आए, जो नया आएगा उसको भी वर्त के देखेंगे कि भी वो करता है कि नहीं करता है। इन्होंने 10 साल नहीं किया, अब कैसे उम्मीद करें अभी? मैम, विधायक जी तो यहाँ पर नहीं आए, हमारे मुद्दे वही हैं। दुनिया इस टाइम चांद पे पहुँच गई है, और मीना बाजार की जो 50 साल पहले प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है। ये बेसिक फैसिलिटी है मैम, सड़क होना, पानी होना, शौचालय होना, ये तो आदमी के मूलभूत अधिकार हैं, और मीना बाजार वाले उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारे को कोई एक्स्ट्रा रियायतें दी जाए या हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा हेल्प करी जाए। हम तो मूलभूत सुविधा ही मांग रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं मैम? जैसे हम वोट उसी को देंगे जो मतलब बाजार का काम करेगा, जो हमारी सिस्टम सही कर देगा, मीना मार्केट का लैटरिन बाथरूम सही कर देगा, उसी को वोट हम देंगे। कितने साल से ये बाजार चल रहा है? ये हो गए 35-40 साल हो गए इस बाजार में चलते हुए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। लेडीज कस्टमर आता है, सबको दिक्कत है यहाँ पे। 35-40 सालों से कोई सुधार नहीं? नहीं, कोई सुधार नहीं। आप खुद देख सकते हो जी, वॉशरूम में वीडियो बनाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मार्केट में पानी की निकासी नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, वो आधा देखता है भी पानी खड़ा है, वो वापस चला जाता है। मेन सबसे पहली मुद्दा तो यही है। उसके बाद बाजार में पानी की, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जो कि सबसे पहली ज़रूरत हमारे मार्केट की है। यहाँ पहली बात तो पानी नहीं है। उसके बाद वॉशरूम इतने गंदे हैं, मतलब वहाँ आसपास वाले जो आस पड़ोस के भी है ना, वो भी इतने परेशान है, खुद अपनी सफाई खुद मतलब वहाँ करवाते हैं, खुद की कलेक्शन करके। कोई जमादार नहीं वहाँ आता, कोई कुछ नहीं। मतलब ये जो ज़रूरतें हैं, ये हमारी नहीं है, ये पब्लिक की भी हैं। अगर आप देखो तो ये तो पब्लिक की वो है ज़रूरत। मार्केट की तो चलो है, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर जो कस्टमर आ रहा है उसे भी सहूलत नहीं मिल रही, तो वो क्या चाहेगा फिर? हालांकि विकास कार्यों को गिनवाया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर मूलभूत सुविधाएं ही सरकार नहीं दे सकती, तो फिर ऐसे विकास कार्यों का फायदा क्या है? और चलते चलते बात आपकी विधानसभा की कर लेते हैं, जिसमें आज मेवात की फिरोजपुर, झिरका, नूह और पुन्हाना विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी विधानसभा में। आज चर्चा करेंगे मेवात जिले। मेवात जिले में सबसे पहले बात करेंगे पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र की। ये सीट मेवात के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आती है। ये इलाका मुख्य रूप से ग्रामीण है। पुन्हाना, खानपुर और होडल जैसे मुख्य स्थान इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 2019 में पुन्हाना में कुल 28.76% वोट पड़े और कांग्रेस से मोहम्मद इलियास ने रईस खान को 816 वोटों के मार्जिन से हराया था। मोहम्मद इलियास को कुल 35,092 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर रईस खान को कुल 34,276 वोट मिले थे। फिरोजपुर झिरका सीट मेवात जिले में पड़ती है। ये विधानसभा क्षेत्र मेवात जिले के दक्षिणी हिस्से में आता है। यहाँ की राजनीति स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों पर आधारित होती है। इस क्षेत्र की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में होता है। 2019 में फिरोजपुर झिरका में कुल 57.62% वोट पड़े, जिनमें कांग्रेस के मम्मन खान ने भारतीय जनता पार्टी के नसीम अहमद को 37,004 वोटों के मार्जिन से हराया था।
मेवात में विधानसभा सीट खासी अहम मानी जाती है। इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार की बहुत आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो 2019 में नूंह में कुल 41.77% वोट पड़े थे। कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने बीजेपी के जाकिर हुसैन को 4038 वोटों के मार्जिन से हराया। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और इसी के साथ सियासी धाकड़ कौन की हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।